एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर खाने की स्थिति और इनकी इनसाइड स्टोरी के बारे में। आप जो देख रहे हैं, क्या वही सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने पलटी अपने मर्जी से मार दिया, या फिर लालू प्रसाद यादव ने कौन सा दबाव दिया जिससे नीतीश कुमार अलग होते हुए दिखे? इन सब बातों को समझने से पहले कुछ अतीत को टटोलने की जरूरत है। तो सबसे पहले जान लीजिए, वैसे तो नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार तक कहा जाता है। उन्हें लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम की पहले से संज्ञा दी। राजनीति में इस तरह के बातों का कोई मायने है या नहीं, ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटी मारने की जो नीति अपनाई है, यानी नीतीश कुमार ने जो पलटी मारने की जो नीति अपनाई है, उससे पूरा देश दंग रह गया है। इनके समर्थक भी अपने आप को मुंह चुराते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि कहा क्या जाए, तो नीतीश कुमार विकास कुमार के नाम से जरूर जाने जाते हैं। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो ये पलटी मारी है, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध मारी है। यानी दो तीन चटुकारों के बीच में घिरे रहने वाले नीतीश कुमार ने इस कदर से पलटी मार दी, इसका अंदाजा लालू प्रसाद यादव को पहले से थी। और बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव एक एक गतिविधि की जानकारी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को भेजते रह रहे थे। और इसका स्क्रिप्ट अभी नहीं, बहुत पहले लिखी गई है। तो समझ लीजिए, जब सबसे पहले 23 जून को जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखते हुए बिहार में पहली बैठक बुलाई, उसके बाद दिल्ली के कान खड़े हो गए थे। और वो कान इस तरह खड़े हुए कि उन्हें डर लगने लगा। लाख छुपाए छिपती नहीं है। पहले याद किए 19 जून का, जो इंडिया गठबंधन के बैठक से पहले जिस तरह से ईडी ने छापे मारे गब्बू सिंह को, जब उसे आय से अधिक के छापे पड़ते हुए नजर आए। गब्बू सिंह को पहले समझ लीजिए, गब्बू सिंह ललन सिंह के एकदम करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि ललन सिंह का वो फाइनेंसर भी है, यानी आर्थिक रूप से मदद करने वाले हैं। इसकी कोई सबूत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि गब्बू सिंह जो है वो ललन सिंह, जो उस वक्त के जदयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके पास पे जो छापे पड़े, करीब 100 करोड़ के छापे पड़ गए। और वहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार को घेरने की कवायद। दिल्ली के दरबार जिस तरह से ईडी सीबीआई आईटी का जो छापे के साथ डराकर अपने पाले में लाने का जो खेल खेल रही है, उसी का एक बानगी है कि बिहार में 19 जून को जो छापे पड़े गब्बू सिंह का, जिसमें ललन सिंह का नाम जुड़ा, यानी ललन सिंह से उसकी रिश्तेदारी जुड़ी, संबंध जुड़े, माफ करिए, संबंध जुड़े। यानी ललन सिंह से गब्बू सिंह का जो संबंध जुड़े, उसके बाद नीतीश के कान खड़े हो गए। ठीक 23 जून से पहले, यानी 22 जून को, जब ईडी और आईटी के संयुक्त छापे जब नीतीश कुमार के सबसे करीबी विजय चौधरी के साले कल्लू सिंह के पास पहुंच गई, तो उसे क्या कहा जाएगा। और वहीं से शुरू होती है पूरी राजनीतिक कवायदें। और इस बीच में जब कार्यक्रम सफल तरीके से हो गए, तो फिर एक और नोटिस का खेल शुरू हुआ, और वो संबंध शुरू हुआ ईडी का। वो है जो है जदयू का एमएलसी राधा चरण शाह, यानी ईडी का संबंध एमएलसी रहे राधा चरण शाह, जिसे राधा चरण सेठ भी कहा जाता है, उसके पास पहुंच गई थी। यह डराने के लिए काफी थी कि चेत जाओ। लेकिन नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए दिखे। वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत होते हुए दिखना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते हैं। इसी का खामियाजा शायद नीतीश कुमार भुगतते हुए नजर आए और दिल्ली दरबार में खटकते हुए पूरी तरह से नजर आए। तभी तो 13 सितंबर 2023 के दिन लगातार छापे मारते चले गए। यानी ईडी के टीम लगातार उसके सभी ठिकानों के, यानी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश सहित जितने 23 ठिकानों पे अंधाधुंध छापामारी शुरू कर दी। और ये छापामारी 4 दिन चली। कहा जाता है कि राधा चरण शाह के पास एक लाल डायरी मिली, और इसी लाल डायरी में जब पूछताछ की गई, तो नीतीश का नाम भी शायद राधा चरण शाह ने लिया है।
कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके चंद दिन के बाद उनके बेटे कन्हैया शाह को भी गिरफ्तार कर लिया और वहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार को दबाने का खेल। और सितंबर के बाद जब उनके इर्द गिर्द रहने वाले चौकड़ी ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया, तब असली खेल वहीं से शुरू हो गया और उसके बाद से पूरी तरह से ईडी, आईटी और इनकम टैक्स के छापे पूरी तरह से बंद हो गए। बताया तो यही जा रहा है कि उसके बाद कोई छापे नहीं पड़े और नवंबर आते आते नीतीश कुमार के चाल ढाल सब तेवर जो है वो ठंडे पड़ते हुए नजर आए। वो कहते नजर आए कि मुझे इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं चाहिए और बहाना ढूंढा जाने लगा कि किस तरह से इस गठबंधन को तोड़ा जाए और नवंबर माह से ही इसका स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखा जाने लगा। बताया जाता है कि इसके सूत्रधार जदयू से 3 लोग थे और भारतीय जनता पार्टी से 2। तो समझते चले जाइए कि इस सूत्रधार यानी भारतीय जनता पार्टी से जदयू को मिलाने का जो खेल है वो सबसे ज्यादा खेलने वाले संजय झा है जो एमएलसी है और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और उनके बाद अशोक चौधरी का नाम आता है। उन्होंने भी इस स्क्रिप्ट को लिखने का काम किया और दिल्ली में बैठे हुए किसी त्यागी जी इस पे 4 चांद लगाने की पूरी इंतजाम कर ली थी। यानी इन 3 तिकड़ियों ने इस तरह से नीतीश कुमार पर डोरे डाले और इस तरह से समझाया कि पूरी तरह से नीतीश कुमार इनके पाले में होते हुए दिखे। ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि इंडिया गठबंधन में तो नीतीश कुमार के पीएम बनने की संभावना प्रबल होती हुई दिखती थी और जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे थे, जिस तरह से गोटी खेल रहे थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं थी। खासकर दिल्ली में बैठे हुए दोनों शख्सियत, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह, उनको पसंद नहीं आ रहा है। चाहे जाति जनगणना की गोलबंदी हो, रोजगार के मामले में जिस तरह से नीतीश कुमार ने दूसरे राज्य के लोगों को भी रोजगार देने की वकालत बिहार में करना शुरू किया, यानी उसकी जो वैकेंसी ली गई तो कई राज्य खासकर उत्तर प्रदेश के कई लोग बिहार में नौकरी करते हुए नजर आए और यही मास्टर स्ट्रोक था। जातीय जनगणना का मास्टर स्ट्रोक के बाद जब नीतीश कुमार ने सबसे गरीब लोगों पर जब 2-2 लाख रुपए का ऋण देने का वादा करते हुए दिखे, तो इस मास्टर स्ट्रोक का कोई भी विकल्प वर्तमान की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नहीं था और लगातार स्ट्रोक पर स्ट्रोक नीतीश कुमार इस कदर खेलते चले गए और जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरह से उनके साथ खड़े नजर आए। हर कदम ताल में उन्होंने लब्बैक जरूर कहा, यानी इस तरह कहा, यानी हर कदम पर नीतीश कुमार का लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव राजद ने पूरी तरह से साथ दिया। तभी तो तेजस्वी यादव यह कहते हुए नजर आते हैं कि इस गठबंधन ने जब 17 महीने का कार्यकाल पूरा किया तो इस 17 साल की उनकी राजनीति और 17 महीने की राजनीति का पूरा बायोडाटा निकाल लिया जाए, यानी डेटा निकाल लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि 15 महीना में जो काम किए गए हैं वो 17 साल में भी नहीं किए। तेजस्वी यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि यदि शिक्षा विभाग में अगर नौकरी निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई तो वो राजद का देन था, क्योंकि शिक्षा मंत्री उसी के विभाग यानी राजद कोटे के थे। तो समझा क्या जाए, समझाया क्या जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट होते हुए दिखती है कि नीतीश कुमार का ईडी का डर पूरी तरह से सताने लगा। इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त पर खुलकर पता चला। लेकिन 23 जून से पहले 19 जून को, 22 जून को और 13 सितंबर के छापे ने नीतीश कुमार को पूरी तरह हिला दिया था और इसी के इंतजार में तो ये लोग बैठे हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के आघोषित चेहरे थे, मोहरे थे। और इसी बीच जब नीतीश कुमार अलग होते हुए दिखे तो कोई स्पष्ट कारण तो बिल्कुल नहीं बता सके। चेहरों पर अगर गौर किया जाए तो शपथ ग्रहण समारोह में भी पूरे नीतीश कुमार उदास ही दिखे और जब बाहर निकले तो जो बात उन्होंने कही वो कोई गंभीर बातें तो कहने से गुरेज करते चले गए। वो कहे कि सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाने में दिक्कत थी। जो बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद कही वही बात उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद कही। लेकिन नीतीश कुमार की जो कद थे, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, वो पूरे देश में धूमिल हो गई
और उनको पूरा देश पलटू राम के नाम से जाने लगा। ये तो पूरी सोशल मीडिया का एक इजाद मात्र है। आने वाले वक्त में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के बाद नीतीश कुमार की वो कद काठी नहीं रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है और संभव है कि नीतीश कुमार को जितनी सीटें अभी मौजूद समय में है, यानी 16 सीट उसके पास मौजूद है, उतनी सीट भी भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं दे, इसकी पूरी कवायद है। और संभव है कि जिस आरोप के साथ जनता दल यू ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की बात कही थी, यानी चिराग पासवान से जो रणनीति, चिराग पासवान की रणनीति के से उनको जो हार मिली, यानी नीतीश कुमार स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं कि मेरे हार के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी और सामने चेहरा था चिराग पासवान का। चिराग पासवान में उतनी औकात नहीं थी कि वो नीतीश कुमार को हरा दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टेढ़ी चाल से चिराग को आगे करके जदयू को रोकने का काम किया और यही वजह था कि वो इससे अलग होते हुए दिखे। तो चलिए समझ लीजिए कि अभी नीतीश कुमार के वर्तमान के मौजूदा सरकार में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो उनको वहां भेंट होगा चिराग पासवान से, जो उनके घोर विरोधी है और लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। बात कर लिया जाए सम्राट चौधरी का, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बात कर लिया जाए विजय सिन्हा का, उसके घोर विरोधी है, उनको उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। क्या मायने हैं? नीतीश कुमार के चहेते सुशील मोदी को फिर साइडलाइन कर दिया गया और नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाना इस ओर इशारा करता है कि नीतीश की चाल अभी नहीं चलने वाली है। और तो और संभव है कि चिराग पासवान के साथ साथ उनको जीतन राम मांझी का भी कोप भाजन बनना पड़े। दोनों की तल की छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने सदन में कहा तुम तलाक के बाद भी, जब जीतन राम मांझी के साथ किया गया, तो वो जब बाहर निकले, जिन शब्दों का प्रयोग जीतन राम मांझी ने किए, यानी तलखी चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी की ओर से भी आए, तो बड़ा हैरत अंगेज नहीं होगा। बात कुशवाहा की कर लिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनका भी नीतीश कुमार से नहीं बनता है, वो कोई छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा वर्ग जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार से नाराज है, जिसमें गिरिराज सिंह का नाम अव्वल आता है। ऐसी बड़ी फेहरिस्त है जो नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर काफी नाराज है और बताया जाता है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद यदि जदयू को ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी दे देगी तो संभव है कि लोकसभा के बाद अगर उनको प्रधानमंत्री का ऑफर आए तो वो फिर पलटी मार सकते हैं। इसीलिए पहले से पर कतरने की पूरी तैयारी अंदर खाने से छन कर आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि अगर जदयू को ज्यादा सीट मिलेगा तो संभव है कि प्रधानमंत्री के ऑफर के साथ वो कहीं फिर भाग नहीं चले जाए, तो इसका डर उनको बहुत ज्यादा सताता है। तो यह कहा जा सकता है कि जितना जरूरत नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को था, उतना ही डर मोदी और अमित शाह को भी था कि यदि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कांग्रेस और लाल झंडे का गठबंधन हो गया तो वहां पर लोकसभा में भारी नुकसान होता हुआ दिखता है। तो दोनों के तरफ जरूरत थी, जितनी जरूरत नीतीश को जरूरत पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को भी उतनी जरूरत नीतीश कुमार से होता हुआ दिखता है। तो इस बात पर पलीता लगता हुआ दिखता है कि 400 पार एक हास्यास्पद बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। यदि दम रहता सचमुच तो वो लोग नीतीश कुमार को कभी अपने पाले में नहीं लाते। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।